नमस्ते और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज में आपका फिर से स्वागत है। ये इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है, एक प्रोजेक्ट जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास को देखता है। इसे पुणे में फ्लेम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च चलाता है। अब हम आखिरी यानी पार्ट सी राज्यों पर आ रहे हैं। ये वो राज्य थे जिन पर सीधे केंद्र सरकार का शासन था, एक चीफ कमिश्नर के जरिए। ये दर्जा उन राज्यों को मिला जिन्हें या तो कम विकसित माना गया या फिर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा गया। इन्हें आमतौर पर एक अस्थायी व्यवस्था भी माना गया था, जिन्हें बाद में पार्ट ए या बी राज्यों में मिलाया जा सकता था। अगले कुछ हिस्सों में हम हर पार्ट सी राज्य और उसके बनने की कहानी को करीब से देखेंगे। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड जरूर सुनें। वो भारत के एकीकरण की प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों और इसमें शामिल मुख्य लोगों का अच्छा परिचय देते हैं। ये सारे एपिसोड्स हमारे इंडिया स्टेट स्टोरीज टीम के लिखे आर्टिकल्स पर आधारित हैं, जिन्हें गूगल के नोटबुक LM की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आपको शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम पड़ताल करते हैं त्रिपुरा के सफर की, कैसे एक प्राचीन रियासत भारत का हिस्सा बनी, और वो भी एक कह सकते हैं विशेष दर्जे के साथ पार्ट सी राज्य के रूप में। आज हम एक ऐसे राज्य की कहानी में उतरेंगे जिसका इतिहास कहा जाता है कि रामायण महाभारत काल जितना पुराना है, लेकिन जिसे भारत में शामिल होने के लिए बिल्कुल नई और काफी जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए पार्ट सी राज्यों की ये जो अवधारणा है उसे समझना जरूरी है। जैसा आपने कहा, जैसा कि उपलब्ध जानकारी बताती है, ये वो क्षेत्र थे जो सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन थे। मतलब इनका शासन एक मुख्य आयुक्त के माध्यम से चलाया जाता था, जो सीधे केंद्र के प्रतिनिधि होते थे। अच्छा, तो सीधा केंद्र का नियंत्रण? जी हाँ। और ऐसा दर्जा खास तौर पर उन इलाकों के लिए आरक्षित था जिनका या तो सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था या जिन्हें थोड़ा अविकसित माना जाता था, और जिन पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान देना जरूरी समझा गया। एक और जरूरी बात यह है कि इन्हें अक्सर आप कह सकते हैं अस्थायी व्यवस्था के तौर पर देखा जाता था। अस्थायी? हाँ, मतलब ये उम्मीद थी कि भविष्य में जब हालात सामान्य होंगे तो इन्हें पड़ोसी बड़े राज्यों यानी पार्ट ए या पार्ट बी राज्यों में मिला दिया जाएगा। और त्रिपुरा की तत्कालीन स्थिति, जैसा कि हम देखेंगे, उसे इस श्रेणी के लिए एक तरह से उपयुक्त बनाती थी। चलिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। त्रिपुरा का अतीत वाकई काफी दिलचस्प और पुराना है। आर्टिकल में राजमाला नाम के एक बंगाली महाकाव्य का जिक्र मिलता है जी, जिसमें इस रियासत के माणिक्य राजवंश की परंपराओं और लंबे इतिहास को दर्ज किया गया है। सोचिए 16वीं सदी में त्रिपुरा एक मजबूत सैन्य शक्ति हुआ करता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन समय के साथ 18वीं सदी तक आते आते मुर्शिदाबाद के नवाब के प्रभाव ने राज्य की सीमाओं को काफी हद तक सीमित कर दिया। अच्छा? हाँ, और मैदानी इलाकों पर काफी हद तक मुस्लिम नियंत्रण स्थापित हो गया। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि ये प्रभाव मुख्य रूप से मैदानी यानी ज्यादा उपजाऊ इलाकों तक ही सीमित रहा, जिन्हें स्थानीय रईसों में बांट दिया गया था। और फिर अंग्रेज आए? हाँ, फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस बंटवारे को एक तरह से बरकरार रखा। मैदानी इलाके ब्रिटिश नियंत्रण में रहे, जबकि पहाड़ी क्षेत्र रियासत के पास ही रहने दिए गए। तो एक तरह से बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप ने राज्य के भूगोल को धीरे धीरे बदला। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक समय का शक्तिशाली राज्य बाहरी ताकतों के कारण सिमटता गया। अब आते हैं उस निर्णायक मोड़ पर, भारत की आज़ादी के ठीक बाद के हालात पर। त्रिपुरा के लिए ये समय कैसा था? मतलब क्या चुनौतियां थीं? आजादी के बाद त्रिपुरा के सामने, जैसा आपने कहा, पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। विभाजन का असर वो सबसे तात्कालिक और गंभीर था। जैसा कि लेख में विस्तार से बताया गया है, पूर्वी बंगाल, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, वहां से बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम शरणार्थी सीमा पार करके त्रिपुरा आने लगे। ओह! हाँ, इस अप्रत्याशित मानवीय संकट और शरणार्थियों की देखभाल का भारी बोझ अचानक रियासत पर आ पड़ा। इसके अलावा त्रिपुरा की जो भौगोलिक स्थिति थी, हाँ, वो तो बहुत अहम थी। बिल्कुल, वो उसे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती थी। इसकी सीमाएं नए बने पूर्वी पाकिस्तान, असम के आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों और बर्मा यानी आज का म्यांमार, इनसे लगती थी। 3 तरफ से ऐसी सीमाएं। जी, इस वजह से भारत सरकार के लिए यहाँ विशेष सुरक्षा व्यवस्था करना और स्थिरता सुनिश्चित करना सर्वोपरि हो गया था। तो एक तरफ शरणार्थियों का बोझ, दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा की चिंताएं। इन्हीं जटिल परिस्थितियों के बीच विलय की बातचीत शुरू हुई होगी। हाँ बिल्कुल।
यहाँ कहानी में एक अहम किरदार सामने आती हैं रीजेंट महारानी कंचन प्रभा देवी। वो पन्ना के महाराजा की बेटी थीं जी। और अपने नाबालिग बेटे, जो महाराजा वीर बिक्रम किशोर माणिक्य के उत्तराधिकारी थे, उनकी ओर से शासन संभाल रही थीं। उन्हें ही अपने राज्य और बेटे के भविष्य का ये बड़ा फैसला लेना था। हमें पता चलता है कि उन्होंने दिल्ली में वीपी मेनन से मुलाकात की। बिल्कुल, और वीपी मेनन का नजरिया यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेनन का मानना था कि त्रिपुरा की जो मौजूदा स्थिति थी, यानी भारी शरणार्थी समस्या, गंभीर सुरक्षा चिंताएं और नाजुक रणनीतिक स्थिति, इन सबको देखते हुए सबसे व्यवहारिक बल्कि शायद एकमात्र विकल्प यही था कि भारत सरकार सीधे त्रिपुरा का प्रशासन संभाले। सीधे मतलब चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तौर पर? जी हाँ, इसे एक चीफ कमिश्नर प्रांत के रूप में एकीकृत करे। ये समझना जरूरी है कि केंद्र का सीधा नियंत्रण केवल विलय का एक प्रशासनिक तरीका नहीं था। इसे त्रिपुरा की विशिष्ट और गंभीर जरूरतों को पूरा करने के लिए एक जरूरी समाधान के रूप में देखा गया। शायद ये भी सोचा गया कि कोई पड़ोसी प्रांत जो खुद अपनी चुनौतियों से जूझ रहा हो, वो त्रिपुरा को उस समय जरूरी वित्तीय या तकनीकी सहायता शायद उस पैमाने पर नहीं दे पाता जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तो किस सोच के साथ विलय समझौते का रास्ता तैयार हुआ? रीजेंट महारानी ने नाबालिग शासक की ओर से 9 सितंबर 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। हाँ, मर्जर एग्रीमेंट पे। और इसके तुरंत बाद 15 अक्टूबर 1949 को भारत सरकार ने औपचारिक रूप से राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। जी। इस समझौते ने न केवल त्रिपुरा का भारत में विलय सुनिश्चित किया, बल्कि इसने शाही परिवार और राज्य के मौजूदा कर्मचारियों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए। हाँ, समझौते की शर्तों पर एक नजर डालना जरूरी है। मुख्य रूप से महाराजा वीर बिक्रम किशोर माणिक्य की ओर से, जैसा कि रीजेंट महारानी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, त्रिपुरा राज्य के शासन से संबंधित सभी पूर्ण और अनन्य अधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियां वो भारत की डोमिनियन सरकार को सौंप दी गईं। ये एक पूर्ण विलय था। अच्छा, और जो लोग उस समय त्रिपुरा सरकार की सेवा में थे, उनके भविष्य का क्या हुआ? क्या समझौते में उनके लिए कोई आश्वासन था? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू था। समझौते में यह साफ तौर पर कहा गया कि भारत सरकार त्रिपुरा की लोक सेवाओं के स्थायी सदस्यों को उनकी सेवा जारी रखने की गारंटी देगी। अच्छा, ये जरूरी था। विलय के बाद उन शर्तों से कमतर नहीं होंगी जो उन्हें विलय से ठीक पहले मिल रही थीं। इससे कर्मचारियों में एक तरह की, आप कह सकते हैं, निरंतरता और सुरक्षा की भावना बनी। और शाही परिवार के लिए, उनके लिए भी निश्चित रूप से कुछ व्यवस्था की गई होगी। बिल्कुल। समझौते के तहत महाराजा के लिए 3.5 लाख रुपए का वार्षिक प्रिवी पर्स तय किया गया। 3.5 लाख? जी, ये राशि उन्हें जीवन भर मिलनी थी और ये सभी करों से मुक्त थी। लेख यह स्पष्ट करता है कि इस राशि का उद्देश्य शासक और उनके परिवार के सभी निजी और सार्वजनिक खर्चों को पूरा करना था। काफी व्यापक व्यवस्था लगती है ये। हाँ, इसमें उनके निजी कर्मचारियों का वेतन, शाही आवासों का रखरखाव, सशस्त्र गार्ड, परिवार में होने वाले विवाह और अन्य समारोहों की लागत, और यहाँ तक कि उन रिश्तेदारों के भत्ते भी शामिल थे जो विलय के समय राज्य के राजस्व से नियमित भत्ते प्राप्त कर रहे थे। लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया इतनी सीधी और सरल थी जितनी कागजों पर लगती है? मतलब, क्या विलय को लेकर कोई अंदरूनी तनाव या कोई बाहरी दबाव भी काम कर रहे थे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन कुछ अंतर्निहित तनावों और एक तरह की तात्कालिकता की ओर इशारा करता है। अच्छा, किस तरह की तात्कालिकता? एक बड़ी चिंता ये थी, जैसे दस्तावेज बताते हैं, कि पूर्वी पाकिस्तान में स्थित कुछ एजेंट त्रिपुरा में अस्थिरता पैदा करने और शायद उसे पाकिस्तान में शामिल करने के लिए गुप्त रूप से साजिश रच रहे थे। ओह, ये तो गंभीर बात है। हाँ, इस तरह की आशंकाओं ने निसंदेह भारत के साथ जल्द से जल्द एकीकरण की प्रक्रिया को गति दी होगी। क्या रीजेंट महारानी पर किसी तरह का दबाव होने का भी कोई संकेत मिलता है? स्रोत सामग्री में इस बात का जिक्र है कि महारानी को कथित तौर पर यह संदेश दिया गया था कि भारत सरकार से उन्हें जो अपेक्षित मदद चाहिए, खासकर सुरक्षा और शरणार्थी संकट से निपटने के लिए, हाँ, वो तभी मिल पाएगी जब वो राज्य को भारत सरकार को सौंपने के लिए सहमत हो जाएंगी। अच्छा। हमें इस जानकारी को पूरी निष्पक्षता से, जैसा कि स्रोत में दिया गया है, प्रस्तुत करना चाहिए, बिना इसका पक्ष लिए। लेकिन यह पहलू इस बात को रेखांकित करता है कि विलय का निर्णय केवल औपचारिक बातचीत और शर्तों के आधार पर नहीं हुआ। इसमें बाहरी दबावों और भू राजनीतिक साजिशों की आशंकाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। ये महारानी के लिए निश्चित रूप से एक बहुत कठिन और दबावपूर्ण निर्णय रहा होगा। हाँ, जरूर।
तो इन सब घटनाक्रमों के बाद त्रिपुरा भारत का अभिन्न अंग बन गया, लेकिन एक विशेष श्रेणी पार्ट सी राज्य के तहत। हाँ, और इसे पार्ट सी राज्य क्यों बनाया गया, इसके कारण वही थे जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। एक बार फिर से दोहराएंगे? जरूर। पहला, केंद्र सरकार द्वारा सीधा प्रशासन सुनिश्चित करना, ताकि राज्य को तत्काल आवश्यक विशेष ध्यान, वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता मिल सके। दूसरा, इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति। और तीसरा, उस समय की परिस्थितियों में इसे अविकसित माना जाना और विकास की आवश्यकता। पार्ट सी दर्जा एक तरह से त्रिपुरा को केंद्र सरकार की सीधी निगरानी और संरक्षण में रखने का तरीका था, ताकि उसकी तात्कालिक चुनौतियों, विशेष रूप से भारी शरणार्थी बोझ और सीमा सुरक्षा का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। तो क्या ये पार्ट सी दर्जा एक स्थायी व्यवस्था थी या इसे एक अस्थायी कदम के रूप में देखा गया था, जैसे आपने शुरू में कहा था? हाँ, जैसा कि हमने पार्ट सी राज्यों की सामान्य अवधारणा के बारे में बात की थी, लेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन्हें आमतौर पर एक अस्थायी या संक्रमणकालीन व्यवस्था ही माना जाता था। अच्छा। मूल मंशा ये थी कि जब वे विशेष परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी या उनमें पर्याप्त सुधार हो जाएगा, जिनके कारण ये दर्जा दिया गया था, तब इन क्षेत्रों के भविष्य पर पुनर्विचार किया जाएगा। और पुनर्विचार का मतलब? इसमें एक मुख्य संभावना ये देखी गई थी कि इन्हें पड़ोसी अधिक स्थापित पार्ट ए या पार्ट बी राज्यों के साथ मिला दिया जाए। इसलिए त्रिपुरा का पार्ट सी राज्य बनना एक मध्यवर्ती चरण था, इस उम्मीद और इरादे के साथ कि भविष्य में जब हालात सामान्य होंगे तो इसका किसी बड़े प्रशासनिक ढांचे में विलय हो सकेगा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो त्रिपुरा की कहानी हमें एक प्राचीन साम्राज्य से भारत के एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मगर चुनौतियों से घिरे पार्ट सी राज्य बनने तक की जटिल यात्रा दिखाती है। बिल्कुल। इसमें हम इतिहास की गहरी जड़ों, विभाजन की त्रासदी से उपजी नई चुनौतियां, एक रीजेंट महारानी की दुविधा और भूमिका और भारत सरकार की तत्कालीन रणनीतिक सोच का एक अनूठा मिश्रण देखते हैं। जी। तो त्रिपुरा की कहानी का सार ये है कि कैसे विभाजन की त्रासदी और सीमावर्ती भूगोल ने एक प्राचीन साम्राज्य की नियति को रातों रात बदल दिया, जिससे केंद्र का सीधा हस्तक्षेप ही शायद एक मात्र व्यवहारिक रास्ता बचा। सही कहा। यह हमें यह भी दिखाता है कि भारत के एकीकरण की प्रक्रिया हर रियासत के लिए कितनी अलग और उसकी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों से प्रेरित थी। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए बनाई गई ये अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्थाएं यानी पार्ट सी राज्य वास्तव में कितनी सफल रहीं। ये एक अच्छा सवाल है। क्या वे उस मूल उद्देश्य को पूरा कर पाएं जिसके लिए उन्हें बनाया गया था, यानी विशेष ध्यान, स्थिरता और विकास प्रदान करना? और क्या उनका अंतिम विलय, जैसा कि मूल रूप से इरादा था, हमेशा योजना के अनुसार और सुचारू रूप से हुआ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन राज्यों के आगे के इतिहास को देखते हुए विचारणीय हैं। हाँ, और शायद भविष्य की किसी चर्चा का विषय बन सकते हैं।